देखो पहला सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं आराम से। ये कह रहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ये सूची तैयार करता है यूनेस्को, ठीक है। तो उसका 18वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था। कह रहे हैं नाइजीरिया में हुआ था, तंजानिया में हुआ था, बोत्सवाना में हुआ था या फिर भारत में हुआ था। तो इसका 18वां सेशन यूनेस्को का वो हुआ था भैया बोत्सवाना में। क्या नाम रहेगा, बोत्सवाना, ठीक है। 2-4 बातें और जो एक हेडिंग के तौर पर आप लोग बना लीजिए। हेडिंग का नाम हो जाएगा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति, अंतर सरकारी समिति अंतर सरकारी समिति। पहला सवाल तो इससे संबंधित ये बनेगा कि भाई इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो अभी मैंने बताया था आयोजन जिस देश में हुआ है वो है बोत्सवाना, और बोत्सवाना का एक शहर है कसाने। तो किस शहर में हुआ है इसका आयोजन, कसाने। और कसाने शहर कहाँ का है, बोत्सवाना का। कसाने कहाँ है, बोत्सवाना में। अब सवाल ये आता है कि ये कब से कब तक आयोजित हुआ था। तो ये 2023 में आयोजित हुआ था। लास्ट में 2023 के 5 से 8 दिसंबर 2023। तो आपको पता पुलिस में नवंबर दिसंबर ये जो 2023 का करंट होगा ये बड़ा किरदार निभाएगा। क्यों निभाएगा, क्योंकि उस समय विज्ञापन वगैरह आ चुका था, ठीक है। ये पुलिस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और समझना आज के जो सवाल हैं उनमें से एक ना एक सवाल आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी पुलिस जैसे एग्जाम में। अब सवाल ये है कि ये आयोजन करता कौन है। तो ये यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति थी, और ये ऐसा अपने आप में 18वां सम्मेलन था। कहाँ हुआ था, बोत्सवाना के कसाने में। बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसका एक शहर पड़ता कसाने। वहाँ पर आयोजन हुआ था किस चीज़ का, तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई थी। भारत में भी, मैं पहले एक दिन आपको बताया था मैंने, भारत में भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित हुआ था। भारत का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इस सम्मेलन में इस कमेटी ने भारत के एक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित करा था। वो क्या था भैया, गरबा। गरबा नृत्य है, और ये मैंने बता भी दिया था किसका है, गुजरात का। तो गुजरात में 2 ज़्यादा फेमस है नृत्य, एक डांडिया और दूसरा गरबा, ठीक है। माँ दुर्गा के सम्मान में है। और ये बताया जाता है कि अब तक ये जो 18 सम्मेलन हुए हैं इस तरीके के, ये 18वां सत्र था इसका। इससे पहले 17 सत्र हुए थे। भारत में ये गरबा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है भारत की, वो 15वीं बना है। कौन सी, 15वीं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची नहीं है, ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची है। और उसमें भारत के कितने नृत्य, मेले, शहर, ये इस तरीके से टोटल 15 घोषित हो चुके हैं। तो गरबा कौन से नंबर का था, 15वें नंबर का था। तो एक बात ये भी नोट कर लें, यह है भारत की
यह है भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। तो गरबा यूनेस्को में भारत के कौन से नंबर की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बना है? तो 15वां, इससे पहले 14 और थे। और अभी आपने सुना होगा पिछले ही साल भारत के 2 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में जगह मिली। कौन कौन से थे वो? होयसल के मंदिर और शांति निकेतन। शांति निकेतन का नंबर कौन सा था? 41वां। और होयसल के मंदिर जो थे वो 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ भारत का। तो भारत में यूनेस्को के द्वारा 42 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जबकि 15 धरोहर को सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक की धरोहर घोषित करा गया है। तो विश्व धरोहर स्थल जो हमारे वो 42 हो गए हैं और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कितनी हो गई है? 15। तो गरबा उसमें कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का है। माँ दुर्गा के सम्मान में गरबा होता है। माँ दुर्गा के सम्मान में नवरात्रों में गरबा नृत्य होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इटावा, मथुरा, आगरा, मथुरा, इटावा और औरैया। अच्छा, ये सवाल आपको नहीं लगता कि 2023 का सवाल है और ये सवाल यूपी का स्पेशल है और ये सवाल पुलिस जैसे एग्ज़ाम में आने लायक भी है। ठीक है, ये सवाल पुलिस जैसे एग्ज़ाम में आने लायक भी है। तो उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन, भेड़ बकरियों को कैसे पाला जाए, प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? आगरा में, मथुरा में, इटावा में और औरैया में। तो ये बनाया गया है इटावा में। कहाँ? इटावा में इसको बनाया गया है। आंसर याद रखें, अच्छा सवाल बनेगा। पेपर में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चूँकि ये यूपी का पहला है, आज जो चीज़ यूपी में पहली है तो भैया वो पहली चीज़ें तो अक्सर पूछी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाएगा। कहाँ बनाया गया है, इसका लोकार्पण कहाँ हुआ है भैया? तो इटावा में। अच्छा, अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि लोयन सफारी कहाँ है? इटावा में। ठीक है, इटावा में लोयन सफारी भी है और इटावा जो है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल कितने बेटा? 18। उन 18 में कानपुर मंडल है, उन कानपुर मंडल में इटावा आता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दो। फिर इसके अलावा एक सवाल का जवाब ये दो कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय, चूँकि बकरी की बात चली थी तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? मखदूम में। और ये मखदूम कहाँ पड़ता है? मथुरा ज़िले में। कहाँ है? तो फिर एक और बात बताओ, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, क्योंकि देखो भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र था तो भेड़ बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। तो बताओ भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान राजस्थान में एक जगह पड़ती है, उसे कहते हैं अबिका नगर, अविका नगर
और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान का एक कस्बा है एबी का नगर, वहाँ पर भेड़ अनुसंधान संस्थान है और बकरी अनुसंधान संस्थान हमारे यूपी में है। कहाँ है? मखदूम में। और मखदूम कहाँ पड़ता भैया? मखदूम पड़ता कहाँ? मथुरा में। तो ये सवाल ज़रूर इम्पोर्टेंट बनेगा, एक लाइन का सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो नाम क्या आ जाएगा? इटावा। और इटावा में क्या है? लोयन सफारी। ठीक है, लोयन सफारी कहाँ है? इटावा में। क्लियर होगी बात? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है और वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। पढ़ा हो तो कोई आइडिया लगाइए आप। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, एक्चुअल में क्या है कि बच्चों में सामाजिक लैंगिकता या लैंगिकता समानता के लिए अभियान चलाया गया है। मतलब जो जेंडर होता है ना, मेल और फीमेल का, हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर बच्चे के लिए हर अधिकार है। तो ये एक अभियान चलाया गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये चलाया हमारे उत्तर प्रदेश ने। अब ये भी तुमसे पूछा जाएगा कि अभियान कब से कब तक चला। भाई राज्य सरकार कौन सी है? उत्तर प्रदेश। हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। हर बच्चे के लिए, इसमें एक शब्द और मेंशन कर लो, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हेडिंग का नाम क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। ये एक अभियान है। ये क्या है? एक अभियान है और अभियान का एक टाइम होता है, नहीं होता कब से कब तक वो अभियान चला। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये अभियान जो है वो किस राज्य सरकार ने चलाया है या किस राज्य का है? तो राज्य का नाम हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट भी, पुलिस के हिसाब से ये जो सवाल होते हैं ये विचित्रता के सवाल होते हैं, पूछ लेगा एग्जामिनर कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अधिनियम किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल फिलहाल तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है कि ये अभियान कब से कब तक चला है, इसका समय क्या है? तो इस अभियान का समय है 18 नवंबर से 25 नवंबर। 18 नवंबर से 25 नवंबर तक चला है और 2023 में। पुलिस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो आपसे ये भी मालूम कर ले कि वो अभियान कितने दिनों तक चला। तो 18 तारीख से 25 तारीख तक चला है। इससे आप दिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने दिन तक का अभियान था। ठीक है, सवाल यह है कि ये अभियान क्यों चलाया गया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इसके नाम में छुपा हुआ है, लैंगिक समानता, देखभाल व समर्थन। लैंगिक समानता कोमा देखभाल व समर्थन। कुल मिलाकर जो पहला शब्द है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। स्कूल में छोटी बच्चियां हो या बच्चे हों, लड़का हो या लड़की हो, है ना, ताकि उन सब बच्चों को बराबर अधिकार दिए जाएं, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर से 25 नवंबर तक स्कूलों में खास तरीके से ये अभियान चलाया, जिसका नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। कहाँ की राज्य सरकार ने चलाया है?
तो उत्तर प्रदेश की। किस राज्य सरकार ने इस अभियान को चलाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। समझ में आ गई होगी बात। दोनों सवाल, वैसे तो तीनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। कोई सवाल, ये टॉप 10 है, इनमें कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो मेरिट में गिरा हुआ हो, जिसके आने की संभावना ना हो। उत्तर प्रदेश का री एग्ज़ाम है, तो समझ लो ऐसे सवाल जब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं पता है तो। किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसने एक मछली, घोल मछली को, मछली की एक प्रजाति है घोल मछली को राज्य मछली घोषित करा है? ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने 2023 में एक मछली को राज्य मछली घोषित करा है। राज्य का नाम क्या हो जाएगा बेटा? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत। अब तो रट गया होगा, बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे हो। तो देखिए 2-3 बातें लिखेंगे। देखिए जो गुजरात है, अभी गुजरात ने राजकीय मछली घोषित करा है। गुजरात की राजकीय मछली, गुजरात की राज्य मछली, ये करंट का सवाल है कि गुजरात ने एक मछली को राज्य मछली घोषित करा है। मछली की प्रजाति का नाम है घोल। और आप सब जानते हैं मछली, पशु, वृक्ष, जिनको राज्य पशु वृक्ष ऐसे घोषित कर देते हैं उनको संरक्षण वो गवर्नमेंट देती है, अर्थात उसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दी जाते हैं। तो अब घोल मछली को पकड़ना नहीं पकड़ा जाएगा, वो राज्य उसको संरक्षण दे दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश ने सारस को, क्रोंच को राजकीय पक्षी घोषित करा है, तो क्या आप क्रोंच को मार सकते हैं? सारस को, बारहसिंगा को राजकीय पशु घोषित करा है। ठीक है, 2 सवाल और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एक सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्य मछली, तो उसका नाम सुनोगे चितला। चितला मछली की एक प्रजाति है। जैसे गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित करा ना भारत सरकार ने, वो भारत में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है? चितला है। ये बात आपको नोट करनी है। एक बात और नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट है। तुमने देखा होगा, नाम सुना होगा, मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन कहलाता है, मछली पालन कहलाता है। मछली पालन को और क्या कहते हैं बेटा? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। अच्छा, मछली पालन की बात चल रही है, तो विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है बेटा? तो चीन पहले नंबर पर है। और भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। और अभी मैंने कल परसों बताया था कि बेटा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन? चंद्रबाबू नायडू नए मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। अच्छा, वहाँ आंध्र प्रदेश में गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जज हैं वो, एस अब्दुल नज़ीर। ठीक है, एस अब्दुल नज़ीर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज हैं। तो बताइए कौन सा राज्य ऐसा है जिसने घोल मछली को राज्य मछली घोषित करा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर।
दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चाइना करता है और भारत में आंध्र प्रदेश। ठीक है। बंगालियों का मुख्य भोजन जो है मछली और चावल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? कौन सा राज्य ऐसा है हाँ जिसने भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा भारत में, क्योंकि भारत का पहला है भाई, अगर बनेगा तो भारत में पहला है। और ये किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? केरल ने, तमिलनाडु ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने। केरल, तमिलनाडु, पंजाब या उत्तर प्रदेश, यह है भारत का पहला जिसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है। तो निर्माण को मंजूरी मिल गई है तो बनेगा फिर, है ना, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसको मंजूरी दी है किस राज्य सरकार ने? तो भैया जिस राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है तो वो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दे दी है, उसका निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये है कि ये चूँकि सेंटर है, किसी न किसी शहर में तो बनेगा, तो सवाल ये भी पूछा जाएगा आपसे कि बताइए भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश तो राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? ये भी ज़रूरी है भाई कि राज्य तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन राज्य में कहाँ, किस स्थान या शहर में बनाया जाएगा, यह बनाने की बात चल रही है, उसके निर्माण को मंजूरी दी है। तो वह है हमारा सहारनपुर। कहाँ? सहारनपुर। ऑप्शन में नोएडा होता, सहारनपुर होता, ऑप्शन में लखनऊ होता और ऑप्शन में वाराणसी होता, तो हाँ नाव मझधार में डूब जाती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 70 से 80% लखनऊ लगा कर आते, क्योंकि देश की राजधानी हो सके वहीं बनेगा, है ना। कुछ अगर बचते उनमें से तो 10-15% बच्चे बनारस लगा देते, और तो उनसे भी ज़्यादा होशियार थे वो बच्चे क्या लगाते, वो नोएडा लगाते, है ना। और जो बेवकूफ़ होंगे तो सोचते हम बेवकूफ़ हैं, है ना, या सोचते कि कुछ तो चालाकी है, या पढ़ के जाते, तो जो पढ़ के जाते वो सहारनपुर लगाते, तो सहारनपुर में बनेगा। अच्छा, सहारनपुर जो है उसकी दो खास बातें बतानी है। देखिए हाँ, सहारनपुर जो है, एक तो सहारनपुर में एक मेला लगता है और कई बार आया है, शाकुंभरी देवी मेला। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। और दूसरा, सहारनपुर फेमस किस लिए है? तो काष्ठ नक्काशी। काष्ठ नक्काशी का मतलब होता है लकड़ी पर कारागिरी करना, नक्काशी करना। और एक वो है सिगरेट उद्योग के लिए। तो कागज़ का काम, सहारनपुर में बहुत कागज़ बनता है। यूपी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कागज़ सहारनपुर में बनता है। तो सहारनपुर कागज़ के लिए, सहारनपुर कपास के लिए, सहारनपुर शाकुंभरी देवी मेले के लिए, काष्ठ नक्काशी के लिए, और सहारनपुर हाँ जो सिगरेट उद्योग है उसके लिए भी फेमस है। तो सिगरेट उद्योग भी कहाँ का फेमस है? सहारनपुर का। आगे बात समझ में। और इसी सहारनपुर में अब आपको याद रखना है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जो कि भारत का पहला है। तो मेरी तरफ से पुलिस के लिए, पुलिस का एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो, ASI का एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा ये। और ये बात सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पिछली बातें हैं 2023 के आसपास की। ठीक है, री एग्ज़ाम होगा, रुका हुआ एग्ज़ाम है, पोस्टपोन्ड हुआ एग्ज़ाम है पुलिस में। अब की बार करंट को रखने वाला विचित्र सवाल ही रखेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए सवाल
देखिए, सवालों का पता आपको तब चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि किस टाइप के सवाल एग्जामिनर ना मालूम करें हमसे। कह रहा है किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये ऐसा नहीं कि पुलिस के पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल तो कायदे में पीसीएस लेवल में भी खूब पूछे जाते हैं, बड़े एग्जामों में, जूनियर असिस्टेंट में आ सकते हैं। ठीक है, किस संस्थान ने, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने जल से आर्सेनिक, आर्सेनिक एक विषैला पदार्थ है, पानी में पाया जाता है और वो इंसान को बीमार कर देता है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि आर्सेनिक जो है वो उन फसलों में ज़्यादा पाया जाएगा जो पानी ज़्यादा पीती हैं, जैसे चावल, जैसे चावल, क्या है, चावल, है ना। आर्सेनिक एक विषैला पदार्थ है, जल के माध्यम से वो आर्सेनिक पौधों में चला जाएगा, पौधों से जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे हमारे द्वारा खाए जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा और वो हमारे शरीर के अंदर जाके वो बीमारी पैदा करेगा। उस बीमारी का नाम आपने सुना भी होगा, ब्लैक फुट। ब्लैक फुट बीमारी आर्सेनिक की वजह से होती है और ये इतनी ख़तरनाक होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लो कि हड्डियों से मांस छूटना शुरू हो जाता। ठीक है, हाँ, ब्लैक फुट में। ठीक है, गूगल पर जाकर फ़ोटो वोटो देख लिया करो कि ब्लैक फुट कैसा होता है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक फुट ऐसा होता है। चलिए देखिए, तकनीक का नाम है अमृत, अमृत तकनीक। अब सवाल यह है कि जो अमृत तकनीक है, अमृत को लिखा गया है इस प्रकार से, AMRIT। पूछ लेंगे ये जो अमृत है इसकी फुल फॉर्म क्या है, AMRIT। तो अमृत का पूरा नाम है, अगर आप देखोगे ए से बनेगा आर्सेनिक, अब अंग्रेजी में लिख लो या हिंदी में लिख लो, बात एक ही है, एंड एम से बनेगा मेटल, मेटल कहते हैं धातु, रिमूवल, रिमूवल, आर से रिमूवल, बाई इंडियन टेक्नोलॉजी, बाई इंडियन टेक्नोलॉजी। तो पहले तो अमृत का पूरा नाम भी पढ़िए, टेक्नोलॉजी। अमृत का पूरा नाम भी पढ़िए, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ये अमृत का पूरा नाम है, क्योंकि मैंने हिंदी में इस वजह से लिख दिया है क्योंकि पेपर में ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब एक पेपर की भाषा इंग्लिश टू इंग्लिश होती है तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, एक में हिंदी में छापेंगे तो लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है अमृत। इसका काम क्या है, इस अमृत तकनीक का काम क्या है बेटा, तो इस अमृत तकनीक का काम क्या है, जल से आर्सेनिक व धातु अलग करना। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो जल से फैलती हैं, जिनमें विषैली धातु, विषैला आर्सेनिक भी उनमें से एक है। ये तकनीक का विकास किसने करा है, तो इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसने करा भैया, तो इस तकनीक को बनाया किसने है, ये पूछा गया हमसे। तो IIT मद्रास ने। किसने बनाया है, इस टेक्नोलॉजी को बनाया है IIT मद्रास ने। देखिए, आर्सेनिक के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, आर्सेनिक के कारण होने वाली बीमारी, आर्सेनिक की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं ब्लैक फुट, ब्लैक फुट। तो ब्लैक फुट बीमारी किसकी है भैया, किसकी वजह से होती है। अच्छा देखो, जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट होने की संभावना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है,
क्यों ज़्यादा बताओ, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो चावल ज़्यादा खाते हैं। अब तुम कहोगे चावल ज़्यादा खा रहे हैं तो इससे मतलब क्या है? क्योंकि चावल की फसल जो है वो पानी ज़्यादा सोखती है। बोलो। और आर्सेनिक कहाँ मिलेगा? पानी में। तो पानी से पौधे में पहुँचा आर्सेनिक, और वही आर्सेनिक पौधे से उसके खाद्यान्नों में पहुँचा, वही खाद्यान्न चावल हमने खा लिए, तो धीरे धीरे हमारे अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो मैंने बताया था अभी आपको कि बंगाल या पश्चिमी बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? बोलो। मछली, चावल। चावल बहुत खाते हैं बंगाली। और आपने सुना होगा, एक बार सवाल में आया था कि ब्लैक फुट की बीमारी से ग्रसित राज्य कौन सा है? कौन सा होना चाहिए कायदे में? पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। तो आप याद रखोगे, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। ये जो सवाल हैं टॉप 10 ये आपको पेपर में दिखाई देंगे। और देखना आज के 10 सवालों में उम्मीद मुझे यही है कि कम से कम 2-3 सवाल क्वेश्चन पेपर वाला रख देगा। अगर वो सही से पढ़ के पेपर बनाएगा तो ठीक है, और अंधाधुंध पेपर बनाएगा तो उसका मन है। वरना किसी न किसी एग्ज़ाम में, पुलिस में, एसआई में, एएसआई में, जूनियर असिस्टेंट में, यूपीपीसीएस में, कहीं पे भी ये सवाल लगा लीजिए, सब मेरिट के सवाल हैं, सब अपने आप में ऑथेंटिक सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? आपने अभी तक पढ़ा होगा नामीबियाई चीते हैं, कूनो नेशनल पार्क में रखे गए इलाका है। सुना नहीं सुना? बड़ा चर्चा में रहा सवाल। लेकिन सवाल कूनों से ध्यान हटा के वो बना देगा कि भारत में एक जोड़ा आया है साइबेरियन बाघों का। तो बताइए, साइबेरियन बाघ जो है भारत में लाए गए हैं, कहाँ से लाए हैं वो? ऑप्शन है रूस से, बेलारूस से, साइप्रस से, फिनलैंड से। एग्जामिनर एग्जामिनर जो है ना वो यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से, है ना, और गोता देता, गोता पूछेगा, पेपर देना आएगा है। हाँ बता, आएगा तो पढ़ कर आएगा, और पढ़ कर आएगा तो कैसे सवाल पढ़ कर आएगा बता? चर्चा में क्या था बताओ? अच्छा, आज भी किसी से बच्चे से पूछोगे तो 90% बच्चों को नामीबियाई चीते पता है ना। ऐसा लग रहा है वो चीते जो हमारे घर के भाई बंधु हैं, लेकिन वो पूछेगा नामीबियाई चीते नहीं पूछ रहा, साइबेरियन बाघ लाए गए हैं, एक जोड़ा आया है, और एक जोड़े में कितने होंगे? 2 होंगे। देखो मैंने लिखा भी है, पहला जोड़ा, एक ही जोड़ा है। कभी पूछने लगे कितनी संख्या में लाए गए हैं, वो कहने लगा 2, 4, 6, 8। तो आप सोचो यार, लाए होंगे तो 7-8 तो लाए होंगे। एक जोड़ा आया है और एक जोड़े में कितने होंगे? 2। अच्छा तुक्का मारो, आपका आंसर क्या है? पहला रूस। आंसर है साइप्रस। क्या आंसर है? क्योंकि साइबेरिया का नाम सुनते ही रूस दिमाग में आ जाता है। लेकिन ये कौन सा है? हाँ, ये साइबेरियन बाघ कहाँ से लाए गए हैं? तो साइप्रस से लाए गए हैं। अब चलिए, साइप्रस से लाए गए हैं तो चलते हैं फिर साइबेरियन, साइबेरियन बाघों के बारे में। हेडिंग बना दीजिए, साइबेरियन बाघ। अच्छा, अगर तुमने भी थोड़ा बहुत पेपर का अनुमान लगाया होगा तो मैं आपको बात बता दूं बेटा, एग्जामिनर जो है वो इसी तरीके के सवाल बनाएगा जैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है। और बढ़िया ऑथेंटिक सवाल हैं सब। अच्छा, किस देश से लाए गए हैं? तो अभी मैंने बताया गया कहाँ से लाए गए हैं। लाए गए हैं साइप्रस से। और जो साइप्रस है ना, उसकी कैपिटल भी याद रखो, क्योंकि पुलिस में कुछ नहीं तो राजधानी पूछ लेगा। तो उसकी राजधानी है निकोसला। क्या है राजधानी? निकोसला। अच्छा, इन बाघों के नाम क्या हैं? अच्छा, बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या, कितने बाघ हैं? कितने बाघ हैं? एक जोड़ा, और एक जोड़े में कितने होंगे? 2 बाघ होंगे। इन बाघों के नाम क्या हैं? इन बाघों के नाम क्या रखे गए हैं? तो इनके नाम रखे गए हैं लारा और
अकामास। एक का नाम रखा गया है लारा। वह क्या है राजेश में से एक सही होगा। सैंतीस सही कर दिया। बाद में उनमें जो अनुपात मैंने 8 सवाल किए से कितने प्रत्येक 8 में से 5 सही है। बाद वाले सवाल 8 नहीं है, प्रत्येक 8 वाले सवाल 80 में से 50 सही है। कुल सवाल किए वो 41 और प्लस कितना हो गया, और इन सवाल पहले सही हैं और इसे हल करने का मान मिलेगा। ये देंगे 37 पंजे 105 पंजे चौक 32 22 में से 25
किससे गुणा कर दिया? नहीं पता। बारह से गुणा करते तो 21 से गुणा कर रहे तो 21x हो रहा है। ये दोनों में कितने का 12 का अंतर है। बताइए कि अंतर हमारे साथ जो हमें करना था। सवाल क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया है? पहले तो क्वेश्चन को देखो, मेरिट का सवाल है और मुझे लगता है मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। कोई माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें जो है बहस करने वाली, वकालत करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? उनका नाम सारा सनी है, सुचेतना सनी है, नगवा सनी है, जुबेल सनी है। तो उनका नाम याद रखें, सारा सनी। हेडिंग बना दीजिए एक नाम का, सारा सनी। ये रहने वाली कहाँ की हैं? तो इनका शहर का नाम है, जहाँ से आती हैं, शहर का नाम है कोट्टायम। कोट्टायम की रहने वाली है और कोट्टायम पड़ता कहाँ है भैया? केरल का शहर है। ठीक है, चलिए, ये एक मूक बधिर हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली, ये सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली मूक बधिर है। बहस करने वाली पहली मूक बधिर है। पहली मूक बधिर, पहली मूक बधिर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस करी है। अब सवाल ये आता किस भाषा में करी है? तो आपको पता होगा भाषा का नाम, साइन लैंग्वेज। साइन मतलब सांकेतिक। साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर की मदद से अब ये इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर की मदद से, इनके इंटरप्रेटर जो बने थे सौरभ राय चौधरी। सौरभ राय चौधरी। अब देखो ये क्या है, तुमने देखा होगा जो गूंगे लोग होते हैं, बोल नहीं पाते, कुछ कहते तो ज़रूर हैं लेकिन स्पष्ट शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन आपको बताओ उनके जो परिवार के लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो ऐसे लोग
देखिए, जब इन्होंने वकालत करी होगी तो इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने अपने केस को अपनी भाषा में लड़ा, जिसे कहते हैं साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा में। जब इन्होंने लड़ा तो इंटरप्रेटर साहब खड़े हुए थे, उनका नाम था सोहराब राय चौधरी, और वो उसे अंग्रेजी या हिंदी में बता रहे थे कि ये कहना क्या चाह रही है। समझिए, जैसे एक आदमी चाइनीज़ बोलता है, क्या हमारी समझ में आती है? नहीं होती। लेकिन एक आदमी ऐसा जो चाइनीज़ और हिंदी समझता है, तो वो क्या करेगा, वो इंटरप्रेटर हो गया बीच में। तो जैसे ही उधर से चाइना में कुछ बोला जाएगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे हिंदी में बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रेटर और जो साइन लैंग्वेज है उसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली महिला वकील मूक बधिर कौन बनी है, तो उनका नाम क्या बेटा, सारा सनी। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये नाम याद रखना, मेरे हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए, आखिरी सवाल है आज का, क्या है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये तो खैर तुम्हें सबको पता होगा। पहला ध्यान रखें, यह है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। खेलो इंडिया गेम्स अलग है, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। पैरा गेम्स वो होते हैं जिसमें विकलांग लोग हिस्सा लेते हैं, जो पैरा एथलीट हिस्सा लेते नहीं लेते। तो सवाल यह है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। पहली बार आयोजन हुआ है ये इसका पहली बार आयोजन हुआ है। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो देखो, जब किसी भी खेल का पहला संस्करण आता है तो उससे जुड़े हुए सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन 4 आपके सामने। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में या लखनऊ में। अगर किसी को पता है तो आंसर बता दो। से भाग लगाते तो 24 से नहीं, किससे भाग लगा दिया? मुझे के बाद ये उसे कितने हैं? हर बार वो कितना दूसरा डब्बा खाएगी, इसका 3/4।